हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारत की प्रमुख जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विशेषकर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए उसके लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी होती है। उसके अनुसार जो राजनीतिक दल है वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करते हैं। उसमें से हम आज एक भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में जिसकी केंद्र में सरकार है, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि भारतीय जो जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या रहा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा रही हुई है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद में फिर राष्ट्रीय दल जो कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बातचीत बताऊंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो प्रारंभिक जो नींव है वो किस आधार पर मढ़ी गई थी। तो अगर इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाए तो भारतीय जो जनता पार्टी है उसका जो प्रारंभिक जो स्वरूप है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस नाम का जो संगठन था, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसके जो प्रमुख संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। इन्होंने ही एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और इनके अनुसार हिंदू राष्ट्रवाद एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य था। उसके बाद में धीरे धीरे ये संगठन आगे बढ़ता गया और उसके बाद में इस संगठन की विचारधारा के अनुसार ये आगे बढ़ रहा था। उसके बाद में 1951 में इसने राजनीतिक इस संगठन ने अपनी राजनीतिक परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए इसका जनसंघ के रूप में इसकी स्थापना हुई और जनसंघ के रूप में 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इसके प्रमुख संस्थापक थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माध्यम से जनसंघ की स्थापना हुई। और जनसंघ की जो विचारधारा थी, इसके जो प्रमुख जो मुद्दे थे या उनकी जो विचारधारा थी वो थी हिंदू राष्ट्रवाद एवं उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समन्वय स्थापित करना, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की स्थापना करना, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना। तो इस प्रकार से जनसंघ की जो विचारधारा थी इसका ये मुद्दा था। उसके बाद में जनसंघ का राजनीतिक प्रदर्शन हिंदी भाषा उत्तर भारतीय क्षेत्रों में ज्यादा रहा, यानी कि विशेषकर जो उत्तरी भारत के जो प्रदेश हैं, उत्तरी भारत के प्रदेश तक ही इसका अस्तित्व रहा। उसके बाद में दक्षिण भारत में जनसंघ का जो प्रभाव है वो ज्यादातर देखने को नहीं मिला था। उसके बाद में 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु होगी और मृत्यु के साथ में ही धीरे धीरे बंगाल में इसका जो प्रभाव था, बंगाल में इसका जो प्रभाव समाप्त हो गया। और उसके बाद में 1977 में आप लोगों को मालूम हो, 1977 में देश में पहली बार एक देश में गैर कांग्रेसी जो लहर की शुरुआत हुई थी और देश में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, राज्यों में जो सरकारें बनी थी। तो 1968 में लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव हुए, हालांकि इसमें चुनाव में जनसंघ को बड़ी सफलता मिली थी और जनसंघ की जो प्रमुख कार्यकर्ता थे जगन्नाथ राव जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बलिराम मधोक, नानाजी देशमुख थे। जनसंघ का 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया। उसके बाद में तीसरा जो स्टेप आता है जनसंघ से फिर आता है जनता पार्टी। तो जनता पार्टी का 1977 में विलय, जनसंघ का 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं जनसंघ के मध्य संबंध अविभाजित थे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रसारक ही जनसंघ के संगठन मंत्री का कार्यभार देखते थे तथा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका एक महत्वपूर्ण थी। 1977 के आम चुनाव में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया, परंतु जनता पार्टी सरकार के पतन के परिणाम स्वरूप जनसंघ का एक नया स्वरूप जो उभर कर सामने आया था, जिसे हम आज का जो स्वरूप है जिसे भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना जाता है, जो 1980 में अस्तित्व में आई थी। ध्यान दें विद्यार्थी, 1977 की जो घटना थी, 1977 में पहली बार देश में केंद्र में जो एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसमें बाकी जो छोटे छोटे दल थे सभी दलों ने मिलकर के एक जनता पार्टी को समर्थन दिया था और मोरारजी देसाई देश के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस प्रकार से उस समय
उसके बाद में लेकिन वो एक लंबे समय तक नहीं उसका चला था, लेकिन 2-2.5 साल के बाद में वो सरकार गिर गई थी। उसके बाद में 1980 में 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व हुआ था, और जिसको आज हम भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के नाम से जाना जाते हैं। तो जब ये पार्टी की स्थापना हुई थी तो इसके जो प्रमुख जो मुद्दे थे या इनकी विचारधारा थी, उसमें था एकात्मक मानववाद, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय के विचार को समाज और व्यक्ति में किस प्रकार का विरोध नहीं है, तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है, यानी व्यक्ति और समाज को किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया जाए। ये जो विचारधारा थी, दीनदयाल उपाध्याय की जो विचारधारा थी, उसके अनुसार उसका एक मॉडल पेश किया गया था। हिंदू राष्ट्रवाद एवं गांधीवादी विचारधारा का समन्वय स्थापित किया जाए। देश में हिंदू राष्ट्रवाद एवं गांधी जी के विचारों को किस प्रकार से परिकल्पित किया जाए, ये भी इसके एक विचारधारा का मुद्दा था। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति का इनका एक मुद्दा था, जो 17वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान इन्होंने जो घोषणा पत्र में भी दिया था, और उसके बाद में अभी इस पर इन्होंने कार्रवाई भी की है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता पर बल देना तथा तुष्टीकरण का विरोध करना, इस प्रकार की भी इनकी नीति रही हुई है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं और मुसलमानों के आपस में आपसी सहयोग के द्वारा, ये भी उनकी विचारधारा का जो मेन मुद्दा रहा था। आप लोगों को मालूम हो तो जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय भी इनकी जो विचारधारा थी, तो उस विचारधारा में इन्होंने कहा था कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो स्थापित किया जाना चाहिए। और अभी आप लोगों ने देखा होगा था कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो स्थापित हो गया। उसके बाद में 2020 तक देश को एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना, ये भी इनके एक एजेंडे में था कि 2020 तक देश को एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किस प्रकार से किया जाए। लेकिन इस हालात पर अगर हम समीक्षा करें तो आप लोग देख रहे हो कि वास्तव में अभी स्थिति क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं हिंदुत्व पर बल प्रदान करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण करना भी इनकी नीति में था। समान नागरिक संहिता अपनाना, आर्टिकल 44, हालांकि आर्टिकल 44 पर अभी तक कोई ज़्यादा विशेष रूप से कानून नहीं बना है, जबकि पार्टी की 16वीं और 17वीं लोकसभा के जो चुनाव थे उस चुनाव में भी समान नागरिक संहिता को अपनाने एक सिविल कोड इनके एजेंडे में था, लेकिन इस पर अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है। उसके बाद राजनीतिक जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार था, उस सामाजिक आधार में बीजेपी के समन्वयक ऊंची जाति एवं प्रभुत्वशाली पिछड़ी जातियों के अधिकतर इसमें लोग हैं। वर्तमान में बीजेपी ने अपनाई गई रणनीति के तहत अनुसूचित जातियां, जनजातियां को भी सम्मिलित करने का अभियान चले हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1980 में ये पार्टी जो अस्तित्व में थी, उसके बाद में 1980 के आम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा था, और 1984 में केवल इन्हें 2 सीटें प्राप्त हुई थी। उस समय केवल 84 में जो पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जीते थे, तो पहली इस प्रकार से हुई थी। उसके बाद बीजेपी का निर्णायक मोड़ 1985 में आया, जब इसकी जो बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाली थी। उसके बाद में इसका जो दायित्व है लाल कृष्ण आडवाणी और कृष्णलाल शर्मा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर बख्त, विजय राजा सिंधिया, गोविंदाचारी जैसे नेताओं ने इसका एक व्यक्तित्व आगे निर्धारित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी तथा आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को एक आक्रामक रूप में आगे बढ़ाया था, और विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर से ताला खुलवाने का संघर्ष भी प्रारंभ किया था। 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा राम मंदिर का ताला खुलवा दिया गया था, और ताला खुलवाते ही मंदिर निर्माण का आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 1986 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन को एक प्रभावी बनाने के लिए बजरंग दल का निर्माण किया था, जिसका मूल उद्देश्य राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को जागरूकता पैदा करना था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बीजेपी को राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई। 1991 में बीजेपी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार की स्थापना की थी, और वहां पर उनको 120 सीटें मिली थी। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा था, और बीजेपी ने राम मंदिर के अलावा अन्य मुद्दों को भी सम्मिलित किया गया था। 1993 की जो बैठक में बेंगलोर में बैठक में पार्टी ने राम, रोटी और स्वदेशी तीनों मुद्दों का शामिल किया था। इस पर कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि बीजेपी की 1993 में बेंगलोर बैठक के दौरान कौन कौन से मुद्दे शामिल थे।
तो राम, रोटी और स्वदेशी थे, इसके तीनों ही मुद्दे इस अस्तित्व में थे। उसके बाद में ये धीरे धीरे इस पार्टी की सफलता में धीरे धीरे 1990 के बाद में इसमें वृद्धि हो गई और 1996 में बीजेपी को एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभर कर सामने आया और उस समय इसकी ऐतिहासिक जीत थी जिसमें कांग्रेस को कम सीटें प्राप्त हुई थी। 1991 में भारत में संघ सरकार का नियंत्रण बीजेपी के हाथ में आ गया था और उसके बाद में लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला था। उसके बाद तुरंत गठबंधन सरकार जल्दी हो गया और 1999 में पुनः चुनाव हो गए। उसके बाद में जब 1998 में सरकार को जब अल्पमत में आ गई तो ऐसी स्थिति में उसकी सरकार गिरने पर 1999 में बीजेपी ने एनडीए की एक स्थापना की थी और 1999 में ही गठबंधन ने 5 वर्षों के कार्यकाल को पूर्ण किया था। उसके बाद में 15वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उस 15वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी और उसके बाद में इसकी हार हो गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक जो पार्टी के रूप में एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में बीजेपी का जो सफर हुआ था उसके बाद 16वीं और 17वीं लोकसभा के जो चुनाव की जहाँ बात करते हैं इस चुनाव में भी बीजेपी को एक सफलता मिली थी। तो आज जो वर्तमान में देश की जो एक राजनीतिक पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में केंद्र सरकार में सत्ता में स्थापित है। तो इस प्रकार से ये आज की हमारे YouTube वीडियो में हमने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के बारे में बातचीत की है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इस राजनीतिक दल की प्रमुख क्या क्या विचारधारा रही है, इस टाइप में इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी ध्यान दें, कई बार इस टाइप के प्रश्न आता है किसी एक राजनीतिक दलों की विचारधाराओं के बारे में प्रभाव डालिए या कांग्रेस या बीजेपी की विचारधाराओं की प्रमुख क्या अंतर है उसके बारे में बातचीत कीजिए। इस टाइप के एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बातचीत करेंगे कि उनकी किस प्रकार की विचारधारा रहती और उसकी स्थापना का प्रमुख क्या उद्देश्य रहता। धन्यवाद।